सबसे पहले तो मैं जिन बच्चों ने 11वीं में विज्ञान विषय का चुनाव किया है उनके लिए उनको साधुवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हालांकि कोई भी संकाय है, कोई भी विषय है वो अपने आप में कमज़ोर नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों वर्तमान समय में विज्ञान विषय में रोजगार के जितने अवसर हैं उतने अवसर अन्य विषयों में नहीं हैं। तो आप लोग सभी साधुवाद के पात्र हैं। आज कक्षा 11 के लिए भौतिक विज्ञान का मैं एक पाठ शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन बच्चों, आपसे उम्मीद है कि ये हम जो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं, यह प्रयास तभी सार्थक हो पाएगा जब आप लोग इनको गंभीरता से लेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज भौतिक विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं। कक्षा 11 में आपके 3 ऐच्छिक विषय हैं, जिनमें एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान अथवा गणित विज्ञान है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस बात को जानने का प्रयास करें कि यह भौतिक विज्ञान होती क्या है। हालांकि आप लोगों को 9वीं 10वीं की विज्ञान में जब हम विज्ञान के बारे में संक्षेप में परिचय देते हैं तो आप लोगों को भौतिक, रसायन, जीव इन सब की शाखाओं के बारे में हम लोग बताते हैं। जब हमारी नियमित रूप से क्लासें लगेगी, ऑफलाइन क्लासें, तो उस समय हम लोग इनको व्यापक रूप से पढ़ेंगे भी। लेकिन आज हम चूंकि शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मैं थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा के बोर करूं। इसलिए आज अपन लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये बेसिक चैप्टर है हमारी फिजिक्स का। हमारी किताब में ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है भौतिक जगत तथा मापन। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तव में भौतिक विज्ञान क्या है। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, प्राचीन समय में जो भौतिक शब्द है उसका उपयोग विद्यार्थियों हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा वेद का जो अध्ययन था उसमें किया जाता था। वेदों में, उस वेदों में जो भौतिक विज्ञान का या भौतिक का जो उपयोग किया जाता था उसका संबंध किससे होता है? उसका संबंध होता है प्राकृतिक से, नेचुरल। इसके अलावा ये जो फिजिक्स शब्द है, इंग्लिश में जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, ये फिजिक्स शब्द अपने आप में बच्चों ग्रीक भाषा के शब्द FUSIS, फ्यूसिस से बना है। और ये जो फ्यूसिस है इसका अर्थ क्या होता है? नेचर, प्रकृति। तो कहने का मतलब हम लोग इन दोनों शब्दों के आधार पर एक छोटी सी व्याख्या हम ये कर सकते हैं कि फिजिक्स अपने आप में विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध किससे होता है? नेचर से होता है, प्रकृति से होता है। तो अपने आप में यह एक विज्ञान की बेसिक शाखा हो गई। तो फिजिक्स का मतलब क्या हो गया? विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करना चाहेंगे बच्चों? अब आप लोगों को ये भी जानकारी है कि संसार में जो भी कुछ है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो सारे भौतिक जगत में ही है। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं विद्यार्थियों मैटर, पदार्थ बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। चाहे वो टेबल कुर्सी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे हम लोग मनुष्य हो, चाहे पशु हो, वो सबके सब किसकी श्रेणी में आते हैं? द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। और आपसे कोई कहे कि द्रव्य क्या है? देखो बच्चों, ये यहाँ पर पढ़ाने के लिए LED लगा रखी है हम लोगों ने, इसने यहाँ पर स्थान घेर रखा है। आप लोग पढ़ने के लिए जो टेक्स्ट बुक खोलते हैं उसने स्थान घेर रखा है। आप लोग यात्रा करते हैं, बैग ले जाते हैं, वो स्थान घेरता है। ये स्थान भी घेरते हैं और साथ साथ इनमें द्रव्यमान भी होता है। इसका मतलब बच्चों एक छोटी सी बात हमारी समझ में आ गई कि द्रव्य का मतलब क्या होता है? जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। अब आप लोग बच्चों सब कुछ देख लीजिए, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी स्थान भी घेरती है और उनमें द्रव्यमान भी होता है। इसका मतलब संसार में क्या है? सब कुछ मैटर है, पदार्थ है, द्रव्य है। तो फिजिक्स चूंकि प्रकृति से जुड़ी हुई है तो हम फिजिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें द्रव्य तथा द्रव्य से संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स इज
ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड। द्रव्य तथा द्रव्य से संबंधित गुणों का अध्ययन जिस शाखा के तहत करते हैं वो शाखा कहलाती है बच्चों भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का जो अर्थ है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक है। इसका मतलब यदि हमें संसार में ज्ञान अर्जित करना है तो बच्चों हमें फिजिक्स पढ़नी अनिवार्य है। ये तो इसकी एक प्रस्तावना हो गई, इसका एक प्रारूप हो गया। हम लोग अब हमारे जो स्टडी का मटेरियल है उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। शब्द लिखा हुआ है भौतिक जगत तथा मापन। अब सबसे पहला प्रश्न यह उठता है बच्चों, मापन की आवश्यकता क्यों है, क्यों मापते हैं? भगवान ने हम लोगों को ज्ञानेंद्रिया दे रखी है, आंख दे रखी है। आंख से हम क्या करते हैं बच्चों? जो भी संसार में वस्तुएं हैं, चाहे पहाड़ हो, चाहे टीला हो, चाहे अन्य कोई वस्तु हो, उसको हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों को भगवान ने हाथ दे रखा है, उस हाथ से हमें पता लग जाता है कि ये वस्तु कठोर है या मुलायम है, ये वस्तु ठंडी है या फिर ये वस्तु गर्म है। इसके अलावा बच्चों हम लोग आँख के द्वारा देख सकते हैं, हाथ के द्वारा स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं और कान के द्वारा हम लोगों को पता लग जाता है कि यह आवाज़ किसकी आ रही है। तो कहने का मतलब ये हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, ये ज्ञानेंद्रिया हम लोगों को सांसारिक ज्ञान करवाती है। लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है, इन ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान के आधार पर अपन लोग संपूर्ण जगत की व्याख्या नहीं कर सकते। छोटे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जो चांद है, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, चंद्रमा बड़ा है या फिर तारे बड़े हैं? अमूमन विद्यार्थियों, जहाँ तक हम लोगों ने ज्योग्राफी और विज्ञान की जब तक हम बात नहीं करते हैं तब तक अमूमन हम लोग क्या कहते हैं कि जो चंद्रमा है उस चंद्रमा का आकार तारों की तुलना में बड़ा है। लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। हम सबको ध्यान है चंद्रमा का आकार है वो तारे की तुलना में बहुत ही छोटा है, या यूं कहिए तारों का आकार है वो चंद्रमा के सापेक्ष बहुत ही अधिक बड़ा है। तो इसका मतलब यदि हम लोगों को ये मापन करना नहीं आता है तो बच्चों हम लोग सही ढंग से उस वस्तु के बारे में सटीक जानकारी नहीं ले सकते। तो आपसे कोई पूछे, हालांकि कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने साइंस ली है, कोई पूछ ले आप लोगों से कि ये मापन करना आवश्यक क्यों है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में सटीकता से यदि जानकारी करनी है तो हमें उस वस्तु का मापन करना आवश्यक है। क्लियर हो रही बात? अब ये जो मापन वाली बात है, इस मापन वाली बात को हम आगे बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों को ये पता है कि हम लोग संसार में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उन वस्तुओं को हम लोग माप सकते हैं। हम लोग हमारे घर में कोई कमरा बनवाते हैं या कोई भी वस्तु, पानी की टंकी बनवाते हैं, तो हमें बताना पड़ता है कि इसकी लंबाई इतनी हो, चौड़ाई इतनी हो, ऊंचाई इतनी हो, गहराई इतनी हो, बताना पड़ता है। तो कहने का मतलब हम लोगों को उसका मापन भी आवश्यक है। इसी प्रकार से हम लोग बाजार से कोई वस्तु लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि हमें 10 किलो वस्तु देवो, हमें 10 लीटर दूध देवो, हमें 10 ग्राम सोना चाहिए। तो ये सब हम बात करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जैसे यहाँ पर मापने की आवश्यकता है और साथ साथ आवश्यकता है तोलने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, जिनको हम लोग तोल सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, फिजिक्स कहती है उन सबको आप एक ही शब्द से संबोधित करो। और उनके लिए एक शब्द क्या है बच्चों? भौतिक राशियां। तो आपसे कोई कहे कि भौतिक राशियां क्या है भाई, तो आप बोलेंगे संसार में जो भी कुछ है वो सारे की सारी क्या है? भौतिक राशियां हैं। क्योंकि भौतिक राशियों का मतलब क्या होता है? ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सके, जिनको तोला जा सके, यानी जिनको मापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक राशियां। हमें ध्यान है कि कोई भी ज्ञान है वो अंतिम नहीं होता है, ज्ञान तो अनवरत चलता रहता है। तो इन भौतिक राशियों की जब बात आई तो बच्चों इनका भी वर्गीकरण किया गया और भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो बच्चों मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, और एक है दूसरा जो प्रकार है वह है विद्यार्थियों व्युत्पन्न भौतिक राशियां। एक तो मूल भौतिक राशियां
और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब मूल भौतिक राशियों का मतलब तो क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, ऐसी भौतिक राशियां जिनका अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हो, उनको तो बोलते हैं बच्चों, ये निशान किसका है, इसको तो हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू, निर्भर करता है, और इसको काट दिया, इसका मतलब डज नॉट प्रोपोर्शनल टू। यानी ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल भौतिक राशियां। और यहाँ पर शब्द आया हुआ है दूसरा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। आप गणित में पढ़ते हैं, ये व्यंजक स्थापित कीजिए, ये प्रमेय सिद्ध कीजिए। तो व्युत्पन्न का मतलब क्या हो गया, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती हो, जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हो, और अन्य राशियां कौन सी होती है बच्चों, मूल भौतिक राशियां। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि की जब बात आएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब बच्चों, चूंकि हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, आप लोगों को यह ध्यान भी होना चाहिए कि मूल भौतिक राशियां क्या होती है। शुरुआत में मूल भौतिक राशियों में विद्यार्थियों 3 ही भौतिक राशियां मानी गई, एक तो लंबाई है, एक द्रव्यमान और एक समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। आज भी ये कॉन्सेप्ट एकदम सही है। मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी मानी जाती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इनके अलावा संसार में जितनी भी राशियां हैं वो सब किस पर डिपेंड करती है, लंबाई पर, द्रव्यमान पर और समय पर। तो उन भौतिक राशियों को हम क्या बोलेंगे बच्चों, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। आप लोगों ने 9वीं 10वीं की विज्ञान में बहुत सारे शब्द सुने हैं। आपने सुना है बच्चों, आपने वेग भी पढ़ा है, आपने चाल के बारे में जानकारी ली है, आपने त्वरण भी पढ़ा है, आपने संवेग भी पढ़ा है, आपने बल भी पढ़ा है, आपने ऊर्जा भी पढ़ी है, आपने कोणीय संवेग भी पढ़ा है, आपने जड़त्व आघूर्ण भी पढ़ा है। ये सब बातें आप लोगों ने विज्ञान की किताब में अनेक शब्दों से जानकारी ली है। तो ये जितनी भी राशियां हैं, चाहे वेग हो, चाहे त्वरण हो, चाहे संवेग हो, चाहे बल हो, चाहे ऊर्जा हो, ये सब की सब राशियां विद्यार्थियों इन पर डिपेंड करती है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अर्थ समझ में आ गया आप लोगों के। तो आपसे कोई कहे कि भौतिक राशियां क्या होती है, तो आप लोग जवाब क्या देंगे, ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियों के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियों का मतलब क्या हुआ, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। कौन कौन सी होती है मूल भौतिक राशियां, लंबाई, द्रव्यमान और समय। और उसके बाद में व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती है, जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो बच्चों अभी मैंने खूब सारे नाम बताए हैं, वेग है, संवेग है, त्वरण है, बल है, ऊर्जा है, ये सब के सब किस में आते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब बच्चों, जब हमने भौतिक राशियों के बारे में जान ही लिया है, तो हम लोगों को एक और महत्वपूर्ण शब्द है उसको भी जानना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मात्रक। आप लोगों को इंग्लिश में भी इनका वर्ड पता होना चाहिए। इंग्लिश में मात्रक को क्या बोलते हैं, यूनिट। इसका हम दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, इकाई। मात्रक बोल दीजिए, इकाई बोल दीजिए। विद्यार्थियों, आप लोग कभी भी कोई भी वस्तु लेकर आते हैं, जैसे अपन लोग हालांकि थोड़ा गलत बोल देते हैं कि 10 किलो तेल लेकर आ रहे हैं। तेल 10 किलो में नहीं आता, हमें बोलना पड़ेगा 10 लीटर। हम लोग गुड़ लेकर आ रहे हैं, हम क्या बताएंगे, 10 किलोग्राम। वहाँ पर यदि हम ये बोल दे 10 लीटर गुड़ लेकर आए हैं, गलत है। तो कहने का मतलब, यहाँ पर मात्रक का मतलब होता है कि भौतिक राशि के मापन के लिए जो मान नियत किया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, मात्रक। जैसे बच्चों, आपसे कोई कहे कि आपकी जो फिजिक्स की क्लास है अब से कितनी देर बाद होगी, तो हम लोग अमूमन ये कहते हैं कि आज जो क्लास हो रही है अब कल होगी, यानी 24 घंटे बाद में। इसको हम ये थोड़ी कह सकते हैं 24 किलोग्राम के बाद में, ये थोड़ी कह सकते हैं 24 लीटर के बाद में। तो कहने का मतलब,
अलग अलग राशियों के मापन के लिए अलग अलग जो मान निर्धारित किए गए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मात्रक। तो आप इस मात्रक की परिभाषा, मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद में नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी में। तो मात्रक का मतलब क्या हो गया, भौतिक राशि के मापन हेतु नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि के मापन हेतु नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। आप लोगों को बच्चों 9वीं 10वीं में संक्षेप में ही, लेकिन आप लोगों को मात्रक के बारे में बताया जाता है। आपको मात्रक की 3 विभिन्न पद्धतियों के बारे में समझाया गया है। आज मैं उनको पुनः दोहराता हूं। मात्रक की बच्चों 3 पद्धतियां होती है, अधिकांश बच्चों के ज्ञान भी है, नॉलेज में भी है। पहली पद्धति होती है MKS, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किग्रा सेकंड पद्धति। दूसरी जो पद्धति है उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। और तीसरी जो पद्धति है जिसको बोलते हैं विद्यार्थियों हम लोग FPS, इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। यह पद्धति वर्तमान में प्रचलन से बाहर है। इसका FPS का नाम होता है हिंदी में फीट पौंड सेकंड पद्धति, फीट पौंड सेकंड पद्धति। देखो बच्चों, इन पद्धतियों को यदि हम ध्यान से समझें तो यहाँ पर आ रहा है मीटर। मीटर किसके लिए आता है, दूरी के लिए। सेंटीमीटर किसके लिए, दूरी के लिए। फीट किसके लिए, दूरी के लिए। आप लोगों को 5वीं 6वीं में जब आप गणित सीखते हैं तो आपको सिखाते हैं ना भाई 3.1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो, तो ये मीटर है, सेंटीमीटर है, फीट है, ये सब किसके लिए, दूरी के लिए। और बात करें हम लोग आगे वाले की, किलोग्राम, ग्राम, पौंड, ये सब किसके लिए आते हैं, द्रव्यमान के लिए। और इसके बाद में बच्चों ये सेकंड किसके लिए आता है, समय के लिए। तो यदि आप लोग इनको ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि मूल भौतिक राशियां कितनी होती है, 3 होती है, द्रव्यमान, लंबाई और ये समय। वर्तमान में जो पद्धति प्रचलन में है उसको बोलते हैं SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये जो सिस्टम इंटरनेशनल है ये विद्यार्थियों MKS पद्धति का संशोधित रूप है। इस सिस्टम इंटरनेशनल में आपको बता दूं मैं, मूल भौतिक राशियां ये आपकी लंबाई, द्रव्यमान और समय है। लेकिन जब SI सिस्टम आया, MKS का परिष्कृत रूप था, जो संशोधित रूप था, उसमें बच्चों 4 भौतिक राशियों को सम्मिलित और कर लिया गया। तो ध्यान रखना, वर्तमान समय में जो मूल भौतिक राशियां हैं वो 7 हैं। ये भी ध्यान रखना, जो मूल भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं उनको बोलते हैं मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक उनको बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। तो बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं हमारी SI सिस्टम की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं आप लोगों को मैं। जब हम लोग ये मात्रक की 3 पद्धतियां पढ़ ही रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मीटर का सेंटीमीटर से क्या रिलेशन होता है, किलोग्राम का ग्राम से क्या रिलेशन होता है, या मीटर का या सेंटीमीटर का फीट से क्या रिलेशन होता है। छोटी मोटी बात है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप लोगों को 5वीं कक्षा में सिखा देते हैं आजकल तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। आपको यह भी पता होना चाहिए किलोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा सिस्टम नया है, फीट पौंड सेकंड, क्योंकि वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, एक जो फीट होती है बच्चों वो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है, 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। अब बात आती है पौंड की। इस पौंड का ग्राम के साथ क्या रिलेशन है, किलोग्राम के साथ। अब जैसे सेंटीमीटर के साथ आ गया रिलेशन तो मीटर से हम बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों 1 पौंड जो होता है, इस पौंड में कितने ग्राम होते हैं, 453.6 ग्राम। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 पौंड बराबर 453.6 ग्राम। 1 फीट बराबर
30.48 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारे लिए मात्रक की 3 पद्धतियां हो गई, MKS, CGS, FPS और उसके बाद में आ गया ये सिस्टम इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब मैं बता रहा था आप लोगों को कि सिस्टम इंटरनेशनल में 4 भौतिक राशियां और कौन कौन सी यहाँ पर शामिल की गई थी, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल में, जिसको हम SI सिस्टम बोलते हैं, इसमें बच्चों 3 मूलभूत भौतिक राशियां तो है ही सेम। एक तो है लंबाई, एक है द्रव्यमान, एक है समय। ये तो है ही लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसके बाद में विद्यार्थियों, आप लोगों को जब हम 9वीं कक्षा में आप आते हैं तब तक आप लोगों को हम ओम का नियम पढ़ा देते हैं 9वीं 10वीं में। वहाँ पर शब्द आता है आपके विद्युत धारा। तो जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा को भी विद्यार्थियों मूल भौतिक राशियों में शामिल किया गया है। तो चौथी भौतिक राशि कौन सी हो गई भाई? विद्युत धारा। इसके अलावा बच्चों हम लोग गर्म और ठंडेपन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है? ताप की। तो ताप को भी मूलभूत भौतिक राशियों में शामिल किया गया है। इसके अलावा बच्चों जो प्रदीपन तीव्रता है, ये भी अपने आप में मूल भौतिक राशि होती है। और 7वीं और आखिरी जो मूल भौतिक राशि है वह है बच्चों पदार्थ की मात्रा। तो इस प्रकार से ये 7 मूलभूत भौतिक राशियां मानी गई है। आपके सामने है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आप लोगों को विद्यार्थियों इनके मात्रक के बारे में पता होना चाहिए। लंबाई का जो मात्रक है MKS में क्या है भी? मीटर। SI में भी क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का MKS में क्या होता है? किलोग्राम। बच्चों SI में भी क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक MKS में भी क्या है? सेकंड। और इसमें भी क्या है? सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक हम सब लोगों ने 9वीं की विज्ञान में बच्चों पढ़ रखा है, यह होता है एम्पियर। एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम था। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। हालांकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को विभिन्न ताप पैमानों के बारे में बताया जाएगा, ताप के विभिन्न मात्रक भी हम पढ़ेंगे। प्रदीपन तीव्रता है, इसका मात्रक होता है विद्यार्थियों कैंडेला। कैंडल से शब्द बना है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा है, इसका मात्रक होता है मोल। तो बच्चों कहने का आशय यह हो गया, जो बाईं ओर लिखा हुआ है इनको तो हम बोलते हैं मूल भौतिक राशियां, और जो दाईं ओर लिखा हुआ है इनको हम बोलते हैं मूल मात्रक। हालांकि आप लोगों को बच्चों ज्ञान के लिहाज से 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकंड, 1 एम्पियर, 1 केल्विन, 1 कैंडेला, 1 मोल, इनका अर्थ पता होना चाहिए। भले ही आपकी परिभाषा ये याद हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। आप लोगों को मैं सबसे पहले बच्चों 1 मीटर की बात बताना चाह रहा हूं। आपसे कोई कहे कि 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर, ये तो क्लियर है बात। 1 मीटर क्या है? दूरी है। अब ये 1 मीटर क्या है? आप लोगों को बच्चों केमिस्ट्री में 9वीं 10वीं की विज्ञान में हम लोगों ने शब्द बताया था ये Kr। Kr का मतलब क्या है? क्रिप्टॉन। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है भाई? 86। तो 1 मीटर बच्चों एक्चुअल में वह दूरी है जो क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की तरंगों की संख्या, देखो मैं संख्या लिख रहा हूं, आप लोग याद रखेंगे। देखो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,763.73। तो कहने का मतलब आपसे कोई कहे कि 1 मीटर क्या है, आप उसको उतारना मत नोट्स में, किताब में लिखी हुई है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की
16,50,763.73 तरंगे स्थित होती है। इतनी दूरी में, यानी कहने का मतलब ये तरंगे जितनी दूरी में होती है वह दूरी किसके बराबर है बच्चों? 1 मीटर के। इसके बाद में बात आती है बच्चों कि ये 1 किलोग्राम क्या है। 1 किलोग्राम क्या है? विद्यार्थियों, जब भी कोई नई बात का आविष्कार होता है तो वहाँ पर जो वैज्ञानिकों की टीम के जो समझ में आता है उसी को वो बेस मान लेते हैं। जैसे हम लोग हमारे गाँवों में अलग अलग कमेटियाँ बनाते हैं, अलग अलग संस्था बनाते हैं, युवा विकास संस्थान, ढांढन वेलफेयर सोसाइटी। ठीक उसी प्रकार से एक संस्थान बनी हुई है फिजिक्स में जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बाट माप संस्थान। तो अंतर्राष्ट्रीय बाट माप संस्थान में विद्यार्थियों एक बेलन था। ये बेलन किसका बना हुआ था? प्लेटिनम इरिडियम। इस बेलन की विशेषता क्या थी बच्चों? इस बेलन की विशेषता ये थी, इसकी ऊंचाई और इसका व्यास दोनों क्या थे भाई? बराबर है। तो इस बेलन को मान लिया गया कि आज से ये बेलन 1 किलोग्राम के बराबर है। तो उसके बाद में 2 किलोग्राम बना, इसका 2 गुना कर दिया। 40 किलोग्राम बना, इसका 40 गुना कर दिया। 50 किलोग्राम की बात आई, इसका 50 गुना कर दिया। तो बच्चों 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया? 1 किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय बाट माप संस्थान में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम के उस बेलन के द्रव्यमान के बराबर है जिसकी ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है। ये बच्चों 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड माना गया। इसके बाद में बात आती है 1 सेकंड की। अब हम लोग प्राय हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो समय को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। हम लोग कोई भी बात होती है, मैं आया 1 मिनट में आया, 1 सेकंड में आया, लेकिन बच्चों हमें घंटों लग जाते हैं। तो ये वास्तव में देखो 1 सेकंड है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखो आपको पता लगेगा। ये आपने नाम सुना है बच्चों सीजियम, द्रव्यमान संख्या 133। तो 1 सेकंड बच्चों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो मैं लिखता हूं, ये संख्या लिख रहा हूं, वो संख्या आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखो इतनी बड़ी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और उसके बाद में क्या आ गया? अरब। तो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770। इतनी बार ये परमाणु कंपन करता है, वह समय किसके बराबर होता है? 1 सेकंड के। जिस 1 सेकंड को हम लोग व्यर्थ में गंवा देते हैं, तो 1 सेकंड अपने आप में क्या है बच्चों? 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु, आप लोग ये अरब वर्ग में भूल जाओगे, सीजियम 133 परमाणु 9, 192, 631, 770 बार कंपन करता है। वह समय किसके बराबर होता है बच्चों? 1 सेकंड के बराबर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आप लोग सारे के सारे बच्चे जब फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी है और मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो आज आप लोग याद करेंगे मूल भौतिक राशि कितनी होगी विद्यार्थियों? 7। याद दिला रहा हूं मैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और इनके जो मात्रक है वो हम कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? मूल मात्रक। जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं, कॉपी भर जाती है, तब आप सर से क्या कहते हैं? सर सप्लीमेंट्री कॉपी दो, जिसको हम बोलते हैं पूरक कॉपी। तो जब कोई भी ज्ञान की गंगा बहती है तो उसमें जब एक कोई नई जानकारी मिलती है तो उसको भी उसमें हम ऐड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? पूरक। तो विद्यार्थियों इसके बाद में 2 मात्रकों को और जोड़ा गया, उनको बोलते हैं पूरक मात्रक। भौतिक विज्ञान में विद्यार्थियों पूरक मात्रक 2 हैं। एक को बोलते हैं, जो आप लोग 6ठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, 30 डिग्री का कोण बनाओ, 45 डिग्री का कोण बनाओ, उसको बोलते हैं तलीय कोण। और एक होता है बच्चों ठोस कोण। ये जो तलीय कोण है इसका मात्रक तो होता है रेडियन, और जो ठोस कोण है इसका मात्रक होता है स्टेरिडियन।
आप लोग जब बच्चों हमारी क्लासें लगेगी उस समय आपको फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों में व्यापक रूप से समझाया जाएगा, लेकिन आप लोग आज दिनांक में इसमें डिटेल में नहीं पढ़े। आप लोग इतना सा जानेंगे कि तलीय कोण का मतलब तो क्या होता है। कोण बराबर क्या होता है भाई? चाप बट्टे त्रिज्या। तो यह हो गया, जैसे तलीय कोण को मैंने कहा डी थीटा, तो ये क्या हो गया? चाप का मतलब डी एस और त्रिज्या का मतलब आर। कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। और ये जो स्टेरिडियन है, ठोस कोण है, इसको बच्चों इस वाले निशान से दर्शाते हैं। जैसे आप लोगों ने 9वीं में ओम का निशान लिखा है ना, डी ओम। तो ये क्या हो गया भाई? डी ओम का मतलब क्या हो गया? जैसे इसमें तो है चाप बट्टे त्रिज्या, इसमें आता है बच्चों डी एस बट्टे आर स्क्वायर। आपको इसका अर्थ भी समझाना चाह रहा हूं मैं। देखो बच्चों, ये रेडियन क्या होता है? ये रेडियन अपने आप में वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंकित करता है। ये देखो चाप है, ds नाम दे दिया, ये त्रिज्या है r, और यहां पर केंद्र पर जो अंकित कोण है किसके बराबर? आप बोलेंगे एक रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंकित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तलीय कोण। अब इस ठोस कोण की भी परिभाषा में बता रहा हूं, आप इसके चक्कर में मत पड़ना, अभी आप भूल जाओगे, जटिलता में अभी नहीं जाना है। और वैसे भी अध्ययन का नियम होता है सरल से कठिन की ओर, तो अभी आप इसके चक्कर में मत पड़ना। देखो विद्यार्थियों, अभी तो मैंने बनाया था वृत्त, और ये क्या है? गोला। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, वृत्त तो होता है 2D और गोला होता है 3D, त्रिविमीय। ये गोला है, इस गोले का मान लीजिए आपने कोई अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश को आपने कह दिया dA बोल दिया, इसका क्षेत्रफल dA बोल दिया, ds बोल दिया, कुछ भी बोल दिया आपने। तो ये गोले का पृष्ठ का ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश द्वारा विद्यार्थियों गोले के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग स्टेरिडियन, ठोस कोण बोलते हैं। ये dA हो गया, ये देखो ये कोण सारे के सारे क्या है? ये अपने आप में ठोस कोण है। तो एक स्टेरिडियन वह ठोस कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग गोले के केंद्र पर अंकित करता है, इसको हम बोलते हैं ठोस कोण। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों को मैं बहुत ही रोचक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो परीक्षा में भी आता है, बहुत ही रोचक टॉपिक है। अब है बच्चों विमा शब्द है, डायमेंशन जिसको बोलते हैं। डायमेंशन क्या होती है? विमा क्या होती है? ये विमा आप लोग जब कंपटीशन देंगे, चाहे नीट का दे बायो वाले या मैथ्स वाले, IIT का, JEE का दे, बच्चों ये विमा है बहुत आसान, लेकिन परीक्षा में एक प्रश्न इसका जरूर आता है। विमा क्या है? विमा का मतलब होता है कोई भी जो भौतिक राशि है उस भौतिक राशि को हमें व्यक्त करना पड़ेगा किसमें? द्रव्यमान, जिसको हम बोलते हैं m, लंबाई जिसको बोलते हैं l, और टाइम जिसको बोलते हैं t। तो विद्यार्थियों विमा का मतलब आ गया किसी भौतिक राशि को mLT के रूप में व्यक्त करने हेतु इनके ऊपर लगाई जाने वाली जो घात होती है, उन घातों को प्रिय विद्यार्थियों हम बोलते हैं भौतिक राशि की विमा। दोबारा सुन लीजिए, किसी भौतिक राशि को mLT के रूप में व्यक्त करने हेतु इनके ऊपर लगाई जाने वाली घातों को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। अब देखो संक्षेप में अपन बात कर रहे हैं लंबाई की। अब आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लंबाई चाहे मीटर में हो, लंबाई चाहे सेंटीमीटर में हो, लंबाई चाहे किलोमीटर में हो, लंबाई चाहे मिलीमीटर में हो, लंबाई चाहे डेसीमीटर में, किसी में भी हो, लंबाई शब्द जहां पर आएगा बच्चों उसकी विमा क्या होगी? L1। अब यहां पर न तो m है न t है, हम इसको बोल देंगे m0 L1 t0। हम बात करते हैं विद्यार्थियों अब द्रव्यमान की। द्रव्यमान चाहे किलोग्राम में हो, द्रव्यमान चाहे ग्राम में हो, द्रव्यमान चाहे मिलीग्राम में हो, द्रव्यमान चाहे डेसीग्राम में हो, द्रव्यमान चाहे क्विंटल में हो, द्रव्यमान चाहे तोला में हो, किसी में भी हो, मण में हो, बच्चों उन सब की विमा क्या होगी? m। केवल m का मतलब m1, और आगे क्या आ गया? L0 T0। अब बात करते हैं समय की।
समय चाहे मिनट में हो, सेकंड में हो, घंटा में हो, किसी में भी हो, समय की जब बात करेंगे बच्चों तो इस समय के लिए आएगा यहाँ पर T1। तो m नहीं है, l नहीं है, तो ये हो गया m0 l0 T1। तो बच्चों मूल भौतिक राशियों की विमा हो गई द्रव्यमान की m1 l0 t0, लंबाई की m0 l1 t0 और समय की होगी m0 ल0 t1। अब इन मूल भौतिक राशियों से हम लोग हर एक भौतिक राशि की विमा सीख सकते हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पर, क्योंकि बाकी हम कल पढ़ेंगे, एक छोटी सी बात करता हूं। जैसे मैं आपसे कोई कहे क्षेत्रफल, अब आप लोगों को आप इस रूप में नहीं जाना कि किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का, इसमें नहीं जाना है। देखो बच्चों, जहां भी क्षेत्रफल की बात आती है, आप वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर। आप गोले का क्षेत्रफल लिखते हैं, क्या बोलते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। आप आयत का क्षेत्रफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप वर्ग का क्षेत्रफल की बात करते हैं, आप लिखते हैं भुजा स्क्वायर। तो किसी भी आकृति की बात करें उसमें विद्यार्थियों, चाहे आर की बात हो, लंबाई की बात हो, भुजा की बात हो, तो भुजा चाहे लंबाई हो चौड़ाई हो किस में मापेंगे, मीटर। तो ये क्या आ गया, मीटर गुणा मीटर। ये मीटर गुणा मीटर, ये जो पाई है, संख्या है, इनका विमा से कोई लेना देना नहीं होता है। आर स्क्वायर है, यहां पर भी आर स्क्वायर है, तो बच्चों क्या आ गया, एल गुणा एल। तो क्षेत्रफल जो भी होगा किसी भी आकृति का हो, तो यहां पर क्या आ गया, एल गुणा एल, यानी एल की पावर 2। एल की पावर 2 यानी यहां पर न तो m न t, तो m0 l2 t0। बाकी विद्यार्थियों हम लोग कल बात करेंगे। तो आप लोग कहने का मतलब यह है, जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप लिखते रहिए, समझते रहिए। एक बार पुनः आप लोगों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स का सर योगेश दाधीच। धन्यवाद।